गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर। आज भी 50 एक वाक्य प्रश्न उत्तर की चर्चा होगी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आलोचना विधा, पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, देव बड़े की बिहारी, इस विवाद में भाग लेने वाले आलोचक कौन थे। तो देव बड़े की बिहारी इस विवाद में भाग लेने वाले आलोचक कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, सबसे पहले आते हैं कृष्ण बिहारी मिश्र, फिर लाला भगवान दिन और फिर पंडित पदम सिंह शर्मा। तो कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दिन और पंडित पदम सिंह शर्मा, इन तीनों ने देव बड़े की बिहारी इस विवाद में भाग लिया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युगीन आलोचना की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी। तो द्विवेदी युगीन आलोचना की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका तुलनात्मक और निर्णयात्मक आलोचना प्रवृत्ति। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, तुलनात्मक और निर्णयात्मक आलोचना प्रवृत्ति जो है ये द्विवेदी युगीन आलोचना की प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में सैद्धांतिक समीक्षा का शुरुआत किसने किया था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी में सैद्धांतिक समीक्षा का शुरुआत किसने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ये किया था नाटक शीर्षक लेख के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के त्रिवेणी में किन कवियों की समीक्षा की गई है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के त्रिवेणी में किन कवियों की समीक्षा की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सबसे पहले सूरदास, तुलसीदास और जायसी। तो सूरदास, तुलसीदास और जायसी की समीक्षा की गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के त्रिवेणी में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी भाष्य किसकी कृति मानी जाती है। तो कामायनी भाष्य किसकी कृति मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका द्वारिका प्रसाद सक्सेना। तो द्वारिका प्रसाद सक्सेना जो है ये कामायनी भाष्य कृति के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। तो डॉक्टर राम विलास शर्मा के बारे में ये कथन किसका माना जाता है। तो फिर से पढ़ते हैं। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के बारे में ये कथन किसका माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये जो है डॉक्टर बच्चन सिंह की अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन मानी जाती है, और ये उन्होंने डॉक्टर रामविलास शर्मा के बारे में कहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल को तुलसीदास के बाद सबको बड़ा चिंतक किस आलोचक ने माना है। तो आचार्य शुक्ल को तुलसीदास के बाद सबको बड़ा चिंतक किस आलोचक ने माना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव कौमुदी, प्रिया प्रकाश, मानस की टीका, बिहारी बोधिनी, दोहावली, कवितावली और छत्रसाल दशक,
आदि टीका ग्रंथों की रचना किसने की है? तो केशव कौमुदी, प्रिया प्रकाश, मानस की टीका, बिहारी बोधिनी, दोहावली, कवितावली और छत्रसाल दशक आदि टीका ग्रंथों की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लाला भगवान देव। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियोगी हरि ने किस ग्रंथ की टीका की है? तो वियोगी हरि ने किस ग्रंथ की टीका की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका की टीका की है वियोगी हरि ने, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी आलोचक कौन थे? तो हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी आलोचक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शांतिप्रिय द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख आलोचक कौन थे? तो सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख आलोचक कौन थे? उनका नाम क्या है? तो सबसे पहले आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, भगीरथ मिश्र, राम मूर्ति त्रिपाठी, निर्मला जैन और देवेंद्र नाथ शर्मा। तो फिर से पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, भगीरथ मिश्र, राम मूर्ति त्रिपाठी, निर्मला जैन और देवेंद्र नाथ शर्मा, ये सभी जो हैं ये सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोमांटिक साहित्य यात्रा किसकी कृति मानी जाती है? तो रोमांटिक साहित्य यात्रा किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर देवराज उपाध्याय। तो डॉक्टर देवराज उपाध्याय जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। कबीर मस्त मौला थे, उनमें युग प्रवर्तक का विश्वास था और लोकनायक की हमदर्दी कथन किस आलोचक का माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। कबीर मस्त मौला थे, उनमें युग प्रवर्तक का विश्वास था और लोकनायक की हमदर्दी, ये कथन किस आलोचक का माना जाता है या किस इतिहासकार का माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे। तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कथन किस आलोचक का माना जाता है? ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन है। ये दो कथन है और ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये कथन पूछा गया है, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो फिर से पढ़ते हैं। सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो ये दोनों कथन जो हैं इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो कथन हैं वो हिंदी साहित्य में अत्यंत ही प्रसिद्ध हुए थे और अधिकांश परीक्षाओं में ये जो दोनों इतिहासकार हैं इनसे जुड़े प्रश्न पूछा जाता है। पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनके बारे में जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र रसचेता तथा रस दृष्टा हैं। रस की अजस्त्र और निगुण आनंद साधना के लिए जिन बौद्धिक तथा हार्दिक गुणों अभिप्सा, सूक्ष्म संवेदन क्षमता, अंतर्दृष्टि, संकल्प शक्ति, सत्य प्रतीति तथा निश्चल निष्ठा आदि की आवश्यकता होती है, वे डॉक्टर नगेंद्र के प्रचुर मात्रा में हैं। ये कथन किसका माना जाता है? तो यहाँ पर जो है डॉक्टर नगेंद्र की प्रशंसा की गई है इस कथन के द्वारा।
तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रभावशाली प्रगतिवादी आलोचक का अन्य प्रगतिवादी आलोचकों द्वारा विरोध किया गया? तो किस प्रभावशाली प्रगतिवादी आलोचक का अन्य प्रगतिवादी आलोचकों द्वारा विरोध किया गया, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु काल का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वो हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। ये कथन किस आलोचक का माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। भारतेंदु काल का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वो हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के आदर्श समीक्षक कौन हैं? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के आदर्श समीक्षक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। जिनकी अर्थात प्रेमचंद रचनाओं से बाहर के साहित्य प्रेमी हिंदुस्तान को पहचानते हैं। प्रेमचंद की आवाज़ भारत की अजेय जनता की आवाज़ है, इसीलिए प्रेमचंद आज भी हमारे साथ हैं। ये कथन किस आलोचक का माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। जिनकी अर्थात प्रेमचंद रचनाओं से बाहर के साहित्य प्रेमी हिंदुस्तान को पहचानते हैं। प्रेमचंद की आवाज़ भारत की अजेय जनता की आवाज़ है, इसीलिए प्रेमचंद आज भी हमारे साथ हैं। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं, दुख और मृत्यु के भी। ये कथन किसका माना जाता है? तो निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं, दुख और मृत्यु के भी। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक के अनुसार मुक्तिबोध का काव्य उनके आत्मसंघर्ष का काव्य है तथा उनके काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी? तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। किस आलोचक के अनुसार मुक्तिबोध का काव्य उनके आत्मसंघर्ष का काव्य है तथा उनके काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी? तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मुक्तिबोध के काव्य में आत्मसंघर्ष का काव्य है तथा उनके काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक ने शमशेर के काव्य को रीतिवादी, रोमानी, सौंदर्यबोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य कहा है? तो किस आलोचक ने शमशेर के काव्य को रीतिवादी, रोमानी, सौंदर्यबोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक ने मुक्तक को चुना हुआ गुलदस्ता और प्रबंध काव्य को
वनस्थली कहाँ है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेट में कई बार पूछा गया है। तो किस आलोचक ने मुक्तक को चुना हुआ गुलदस्ता और प्रबंध काव्य को विस्तृत वनस्थली कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद के समर्थक आरंभिक समीक्षकों में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? तो छायावाद के समर्थक आरंभिक समीक्षकों में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। तो नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र ये छायावाद के समर्थक आरंभिक समीक्षकों में महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। तो आप इनका नाम नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा संस्कृति किसकी कृति मानी जाती है? तो कथा संस्कृति किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कमलेश्वर। आज और आज से पहले किसकी आलोचनात्मक कृति मानी जाती है? तो आज और आज से पहले किसकी आलोचनात्मक कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुंवर नारायण। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हंस के रेखाचित्र विशेषांक जो प्रकाशित हुई थी मार्च 1939 में का संपादन किसने किया था? तो हंस के रेखाचित्र विशेषांक जो प्रकाशित हुआ था मार्च 1939 में का संपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुकर रेखाचित्र विशेषांक जो प्रकाशित हुआ था 1946 में का संपादन किसने किया था? तो मधुकर रेखाचित्र विशेषांक जो प्रकाशित हुआ था 1946 में का संपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बनारसी दास चतुर्वेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुधा जो प्रकाशित हुआ था 1921 में इलाचंद जोशी का संस्मरण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो सुधा जो प्रकाशित हुआ था 1921 में इलाचंद जोशी का संस्मरण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुधा में वृंदावन लाल वर्मा का संस्मरण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो अब प्रश्न पूछा गया है कि सुधा में वृंदावन लाल वर्मा का संस्मरण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुछ संस्मरण। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिकार नामक संस्मरण किसके द्वारा रचित है? तो शिकार नामक संस्मरण किसके द्वारा रचित है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्री राम शर्मा। तो श्री राम शर्मा जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रांति युग के संस्मरण किसकी कृति मानी जाती है? तो क्रांति युग के संस्मरण किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मंथन नाथ गुप्त। हंस के प्रेमचंद स्मृति अंक जो प्रकाशित हुआ था 1937 में का संपादन किसने किया है? तो हंस के प्रेमचंद स्मृति अंक जो प्रकाशित हुआ था 1937 में का संपादन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबूराव विष्णुराव पराड़कर। तो आप इनका नाम नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रामा बिंदा साबिया बिट्टो घीसा के प्रतिनिधि संस्मरणात्मक रेखाचित्र कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। 30 दिन मालवीय जी के साथ किसकी रचना मानी जाती है? तो 30 दिन मालवीय जी के साथ किसकी रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम नरेश त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की किस कृति में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की किस कृति में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जंजीरें और दीवारें। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिऔध जी के संस्मरण किसकी रचना मानी जाती है? तो हरिऔध जी के संस्मरण किसकी रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाल मुकुंद गुप्त। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में संस्मरण साहित्य का सूत्रपात किस पत्रिका के माध्यम से होता है? तो हिंदी साहित्य में संस्मरण साहित्य का सूत्रपात किस पत्रिका के माध्यम से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सरस्वती। अनुमोदन का अंत सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर शीर्षक संस्मरणों के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, खास करके अनुमोदन का अंत, ये कई बार पूछा गया है कि इसके लेखक का नाम क्या है। तो अनुमोदन का अंत सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर शीर्षक संस्मरणों के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो अनुमोदन का अंत सभा की सभ्यता और विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर शीर्षक संस्मरणों के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेवी के संस्मरणों रेखाचित्रों का अंग्रेजी अनुवाद यूनेस्को के लिए किसने किया? तो महादेवी के संस्मरणों रेखाचित्रों का अंग्रेजी अनुवाद यूनेस्को के लिए किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीवास्तव। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन माने जाते हैं? तो वो हैं श्री राम शर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में पहला प्रकाशित पत्र संग्रह का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य में पहला प्रकाशित पत्र संग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महात्मा मुंशीराम द्वारा 1904 में स्वामी दयानंद के पत्रों का संकलन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य में पहला प्रकाशित पत्र संग्रह का नाम है स्वामी दयानंद के पत्रों का संकलन, और ये क्या था? महात्मा मुंशीराम के द्वारा 1904 में। तो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार जो 1909 में प्रकाशित हुई थी, शीर्षक पत्र संग्रह के संपादक का नाम क्या है? तो ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार जो 1909 में प्रकाशित हुई थी, शीर्षक पत्र संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित भगवदत्त। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के पत्रों के संग्रह का नाम क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस के पत्रों के संग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पत्रावली। पिता के पत्र पुत्री के नाम जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंग्रेजी में लिखित पत्र संग्रह
का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पिता के पत्र पुत्री के नाम, जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंग्रेजी में लिखित पत्र संग्रह का हिंदी अनुवाद किसने किया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेमचंद। औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का संकलन आलमगीर के पत्र, जो 1931 का संपादन किसने किया था? तो फिर से पढ़ते हैं। औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का संकलन आलमगीर के पत्र, जो 1931 में प्रकाशित हुआ था, इसके संपादन किसने किया था या इसके संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शांति प्रिय आत्माराम। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भिक्षु के पत्र भाग 1 और 2 में किसने अपने पत्रों को संकलित किया है? तो भिक्षु के पत्र भाग 1 और 2 में किसने अपने पत्रों को संकलित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भदंत आनंद कोसलायन। तो भदंत आनंद कोसलायन ने भिक्षु के पत्र भाग 1-2 अपने पत्रों को संकलित किया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप के पत्र शीर्षक संकलन में किसने अपने पत्रों को संकलित किया है? तो यूरोप के पत्र शीर्षक संकलन में किसने अपने पत्रों को संकलित किया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका धीरेन्द्र वर्मा। तो धीरेन्द्र वर्मा इसका सही उत्तर होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का 50 प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पर समाप्त हुआ। आज हमने जो है हिंदी आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र से जुड़े विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे पत्र साहित्य से भी जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा होगी, परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।